हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मराठा राज और संघ। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, शिवाजी का जो जन्म है 6 अप्रैल 1627 को या 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो दोनों हो सकते हैं। शिवाजी ने 1674 में राजाभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। किसको? रायगढ़ को। देखिए, उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर भट्ट यानी गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राजाभिषेक कराया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष है किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, लेकिन कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया। 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। कब और किन के बीच? तो पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 में कैद कर दिया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे, नजरबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये निम्न प्रकार थे। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। ठीक है, पेशवा कौन था? राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य या मजमुआदार ये वित्त और राजस्व मंत्री था। वकिया नवीस या मंत्री ये राजा के दैनिक कार्यों और दरबार के प्रतिदिन की जो कार्यवाही हुआ करती थी इनका विवरण रखते थे, डिटेल्स रखते थे। सचिव या सुरुनविस ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। सुमंत या दवीर ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। सेनापति या सर ए नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद यानी राशन आदि का प्रबंध करते थे। इसके बाद पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का ये मतलब कि दायित्व निभाते थे। और इसके बाद 8वां है न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। राजा राम 1689 से जो है 1700 ईस्वी तक यानी 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को जो है शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के ही हाथों में था। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 केवल बालाजी और उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच था। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया।
बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बालाजी बालाजी बाजीराव 1740 में बाजीराव के मृत्यु के बाद जो है पेशवा बने और 1761 में पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी है। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था, ठीक है, पितृसत्तात्मक बन गया था। इससे पूर्व ही अगर बात करें तो इससे पूर्व ही छत्रपति जो शक्ति था छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 में हुई संगोला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद मराठा छत्रपति केवल नामात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बनकर ये रह गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। देखिए, जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया, एंट्री किया और उसने मथुरा और आगरा तक की जो है मतलब मथुरा और आगरा तक इन क्षेत्रों को लूटपाट की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में जो है आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह इमादुल मुल्क को जो है साम्राज्य का वजीर और रूहेला सरदार नजबीउद्दौला यानी नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा कुट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गई है, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्के की तो पूरी तरह अगर बात करें तो क्या हुआ, गणना नहीं की जा सकती है। चांदी और तांबे के जो सिक्के हैं इनकी जो है गणना या इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इस तरह से ये बातें कही गई। पानीपत की लड़ाई का जो तत्कालीन कारण था वो ये था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों के द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था, यही उसका कारण था। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। पहला प्रश्न है, मराठा के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात करें तो जो मराठों के उत्कर्ष के जो कारण है जैसे धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति और ऊंचे नेतृत्व शक्ति यानी उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन। मराठों के उत्कर्ष के लिए उपयुक्त सभी कारण सही है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, धर्म, भाषा, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। सेकंड प्रश्न, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। आप मानचित्र को देखिए और बताइए कि चित्र में छायांकित क्षेत्र का या छायांकित जो क्षेत्र है ये किस राज्य को दर्शाता है? छायांकित क्षेत्र ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये मराठों के क्षेत्र को इंडिकेट करता है, डी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें, देखिए जो उपयुक्त मानचित्र दिया गया, ऊपर का जो मानचित्र है, जो छायांकित भाग है, मराठों के राज एवं प्रभाव क्षेत्र को यह दर्शाता है। थर्ड नंबर है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सलहार, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
शिवाजी ने 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 में राजाभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 4 नंबर है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसका सही जवाब हो जाएगा इनका जन्म 1627 में और छत्रपति की उपाधि 1674 में जो है धारण की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। शिवाजी को मतलब कि अस्तित्व को मिटाने के लिए जो है भेजा था। सही जवाब है अफजल खां। अफजल खां यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक अनुभवी और विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, लेकिन कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया, हत्या कर दिया। 6 नंबर है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। जब मुगलों ने इनको नजरबंद किया था तो उस समय किस नगर में ये नजरबंद थे, जगह बताइए। सही जवाब है आगरा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे, नजरबंद थे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था, इसलिए इसका सही विकल्प बी होगा। 7 नंबर, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी। शिवाजी की राजधानी कहां पर थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में बात करें तो 1674 में शिवाजी ने अपना राजाभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर भट्ट यानी गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राजाभिषेक कराया। 8 नंबर है, शिवाजी की राजधानी कहां थी। शिवाजी की राजधानी कहां थी। इसका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़ में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक कहां पर हुआ था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक कहां पर हुआ था। सही जवाब है रायगढ़ में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास जी था। इन्हें समर्थ रामदास भी कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, जिक्र मिलता है। शिवाजी और मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। 11, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। अगर बात करें तो काल क्रमानुसार इसे अगर व्यवस्थित कीजिएगा, जैसे चाकन के किले पर विजय हुआ, इसके बाद मुगलों से मतभेद का आरंभ, इसके बाद अफजल खां का प्रकरण और इसके बाद सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम है। चाकन किले पर विजय 1648 में, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ 1657 में, अफजल खां का प्रकरण 1659 में, सूरत पर आक्रमण और लूटना 1664 में। 12 नंबर है, प्रश्न संख्या 12, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी।
सही जवाब है मराठा प्रशासन में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण जो है निम्नलिखित है। जैसे पहला है पेशवा, राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य या मजमुआदार, वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकिया नवीस या मंत्री, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। इसके बाद सचिव अथवा सुरुनवीस, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। इसके बाद सुमंत या जो दवीर थे, ये विदेश मंत्री थे। सेनापति या सर ए नौबत जो थे, ये सेना का भर्ती करते थे, संगठित करते थे और राशन आदि का ये प्रबंधन करते थे। पंडित राव जो थे, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए ये अनुदानों का दायित्व निभाते थे। और न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 13 नंबर है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो देखिए, अगर बात करें तो अष्टप्रधान का जो गठन है किसने किया था? तो सही जवाब है शिवाजी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी, यानी डी ऑप्शन। 15 नंबर है शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। कौन कौन से अधिकारी थे? तो देखिए, अगर बात करें इसमें थे मजमूदार थे, दबीर थे, वाकनिस थे और इसके बाद बताइए 1 2 3 एंड 4 सुरनीस, यानी ई ऑप्शन। शिवाजी के समय सर नौबत का पद किससे संबंधित था? शिवाजी के समय सर नौबत का जो पद था, सर नौबत, इस पद का जो संबंध था किससे था? तो सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह कौन था? शिवाजी के शासनकाल में अगर बात करें तो विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था, या विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला कौन था? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 17 का सुमंत। विदेशी मामलों की देखरेख सुमंत करते थे। और इस पर आधारित नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो सही जवाब है शिवाजी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, कथन ए, राज के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। राज के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, कारण प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। इन दोनों में से जो कथन सही है वो कौन सा है, बताइए। ये सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था। यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक या सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए भी शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये 8 प्रधान शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे। शिवाजी के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना, विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करना इनका प्रमुख दायित्व था। 21,
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो सही जवाब है रूका। रूका यानी डी ऑप्शन। देखिए, रूका तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी एवं टका छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। 22 नंबर है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति शाहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों और मराठों के बीच एक अस्थायी समझौते की व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शासन काल के क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा, देखिए, बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बाजीराव, इसके बाद बालाजी बाजीराव और इसके बाद माधवराव, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच था। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव का जो, याद रखिएगा, जो पुत्र थे, कौन थे? बाजीराव प्रथम, इसको पेशवा नियुक्त किया गया था। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 तक था, यानी 1720 से 1740 ईस्वी तक। बालाजी बाजीराव 1740 में बाजीराव के मृत्यु के बाद पेशवा बने और 1761 ईस्वी तक ये पेशवा के पद पर बने रहे। माधवराव का जो शासन काल है, पेशवा मतलब कि जो बाजीराव की मृत्यु के बाद जब पेशवा बने, कौन? बालाजी बाजीराव 1761 तक। इसके बाद माधवराव का शासन काल आता है। माधवराव का जो शासन काल है 1761 से 1772 तक है। 24 नंबर है, निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार रखिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए, काल क्रमानुसार अगर बात करें तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, देखिए, अगर इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा तो आएगा संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संभाजी का जो समय है 1680 से 1689, छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजाराम ये शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे, समय है 1689 से 1700। शिवाजी द्वितीय ये राजाराम के पुत्र थे, इनका समय 1700 से 1708। और छत्रपति साहू जी ये संभाजी के पुत्र थे, इनका समय 1708 से 1749, इनका मतलब कि समय है, कार्यकाल है। 25 नंबर जो कथन है, 25 नंबर में जो प्रश्न दिया गया, जो कथन है, कथन ए कह रहा है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण आर है, साहू के उत्तराधिकारी पेशवा के इच्छा पर, यानी इसके इच्छाओं पर निर्भर थे। साहू जी के उत्तराधिकारी पेशवा के इच्छा पर निर्भर थे। इन दोनों में से जो सही कथन है वो बताइए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1740 ईस्वी में बाजीराव के मृत्यु होने पर साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था,
इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 में हुई संगोला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति के द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद मराठा छत्रपति केवल नामात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अतः अगर बात करें तो कथन और कारण दोनों से, ये कारण कथन की व्याख्या करता है। 26 नंबर है, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया, पेशवा वास्तविक शासक बन गया? सही जवाब है किसके समय से, तो बालाजी बाजीराव के समय से। 27 दो कथन है। अभी कथन ए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो मराठा थे सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। कारण आर, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। इन दोनों में से जो कथन सही है बताइए, क्या एक दूसरे के व्याख्या करते हैं या पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है? तो देखिए अगर बात करें तो इसमें जो है ए सही है, आर गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज की स्थापना की, परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। इसी कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। 28 नंबर है, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? याद रखिएगा सही जवाब है ताराबाई के, यानी डी ऑप्शन। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करते रहे। राजा राम के मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के ही हाथों में था। 29 नंबर है, निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ताराबाई, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन। राजा राम के मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना। राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। ताराबाई एक तेजस्वी महिला थी। उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। रायगढ़, सतारा से गढ़ के किले को मुगलों से जीत लिया। 30 नंबर, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भूराजस्व प्रथा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। 31 है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है चौथ, यानी बी ऑप्शन। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण और लूटपाट से बचने का जो है आश्वासन प्राप्त हो जाता था। बचने के लिए इनको जो है इनसे लूटपाट से बचाने के लिए इनकी मतलब कि रक्षा की जाती थी। 32 है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? वह इतिहासकार कौन था जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 17 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। 33 अहमद शाह अब्दाली से अगर बात करें तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो वह मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पानीपत की लड़ाई का तत्कालिक कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों के द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था। 34 पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो सही जवाब हो जाएगा अफगानों ने, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पानीपत का तीसरा जो वॉर हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, यानी मराठों और अफगानों के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से हार गए। युद्ध के वॉर के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। 35 नंबर है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 को, सी ऑप्शन। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया किन किन के बीच? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, याद रखिएगा, सही जवाब है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, सी ऑप्शन। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो मैंने बोला था शॉर्टकट में याद रखिएगा, पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध 15, ठीक है, मतलब कि 26, 56, 61, 26, 56, 1526, 1556, 26, 56 और 1761 में, तो याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था कब हुआ था? 1761 में, दूसरा 1526 में, पहला दूसरा जो है 1556 में, दूसरा 1526 में। 38 नंबर है निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो सही जवाब है नजीब खान। नजीब खान या नजीबुद्दौला, नजीब खान या नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह इमादुल मुल्क को साम्राज्य का वजीर और रूहेला सरदार नजीबुद्दौला यानी नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। 39 मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि, याद रखिएगा, किसके विलेखों में किया जाता था प्रयोग? मोडी लिपि, याद रखिएगा, मराठों के विलेखों में जो मराठे थे इनका जो लिपि था मोडी लिपि था विलेखों का। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मुगल साम्राज्य का जो विघटन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को जो है जितना से जितना हो सके प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, और यही आप लोग का सपोर्ट है, प्यार है। प्लीज हमें जो है हेल्प कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।